हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूनिक माइंडसेट पे ऑल फ्यूचर नर्सों का। और जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th यानी कि क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि 2025 में ये क्वेश्चन आपको पूछेगा बीएससी नर्सिंग एग्जाम में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप लोगों को से नहीं हो पाएगा उसको आप लोग वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग सोचेगा, फिर इस क्वेश्चन को वीडियो को ओपन करके फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन में देख रहा हूँ अनठेकानी आंसर लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है उसको आप लोग वहाँ इस क्वेश्चन पे यहाँ वीडियो को रोकना है, फिर आपको इसके बारे में सोचना है, फिर वीडियो को आगे देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ एमसीक्यू का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए। तो ये क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया, यानी कि इस क्वेश्चन हमको साइनोबैक्टीरिया के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ के बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल इन एटॉमिस्फेयर। सही बात है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि मैं एटॉमिस्फेयर में आपका ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। सेकेंड ऑप्शन है क्या, साइनोबैक्टीरिया आर कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स। थर्ड है मेरा क्या, ए एंड बी आर करेक्ट। डी है मेरा नन ऑफ दी अबव। तो जल्दी से आप लोग फ्रेंड्स आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है क्या, साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल एटॉमिक। सही बात है। सेकेंड ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया आर कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स। नहीं, साइनोबैक्टीरिया जो मेरा होता है कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर बैठेगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इन कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी टू प्रिपेयर फूड इन ऑब्टेन फॉर्म, यानी कि रसायन संश्लेषण स्वपोषी में भोजन तैयार करने के लिए कौन सी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। ओके, इन कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी ऑफ प्रिपेयर फूड इज ऑब्टेन फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा। सेकेंड ऑप्शन है केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन है बायो एनर्जी जैव ऊर्जा, या इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दी एबोव। तो जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि रसायन संश्लेषण स्वपोषी जो भोजन तैयार करते हैं तो कौन सा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन बोल रहा हूँ। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी यानी कि नहीं होगा, केमिकल एनर्जी बायो एनर्जी दोनों ही निकाल इसमें निकलता है ऑल ऑफ द, यानी कि इसमें जो कहा हो गया यानी कि केमिकल एनर्जी विल बी द राइट आंसर, यानी कि बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा। केमिकल एनर्जी निकलता है जब रसायन संश्लेषण स्वपोषी पौधा प्राप्त करता है एनर्जी, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर केमिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द, यानी कि मिथेनोजेंस किस में उपस्थित होते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द, ऑप्शन है माउथ ऑफ कॉव, गट ऑफ कॉव, रिब्स ऑफ कॉव, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि माउथ ऑफ कॉव गाय की मुंह में, गट ऑफ कॉव गाय की आंतों में, रिब्स ऑफ कॉव गाय की पसलियों में। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स कि मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हो गाय को कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या किस में प्रेजेंट होते हैं या इसमें होते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स जो रूमिनेंट एनिमल होता है यानी कि रूमिनेंट एनिमल के गट ऑफ कॉ, यानी कि गट ऑफ कॉ, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मिथेनोजेंस जो होता है आपका रूमिनेंट एनिमल, जुगासू करने वाले जितना भी मेरा पशु होता है सब में आपका रूमिनेंट एनिमल इसकी गट में देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि सूडोपोडिया हेल्प एम्यूबॉइड्स इन, यानी कि सूडोपोडिया अम्यूबॉइड्स को किस रूप में मदद करता है। लोकोमोशंस, इंजेक्शन ऑफ फूड, बॉथ, या नन ऑफ दी अबोव। यानी कि जल्दी से आप लोग कमेंट बचाओ कि सूडोपोडिया जो है एम्यूबॉइड्स को किस रूप में हेल्प करता है।
तो फ्रेंड्स इसका जो मेरा आंसर देखने को मिल रहा है यानी कि लोकोमोशन, सही बात है। इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बोथ। सूडोपोडिया होता है अमीबा को लोकोमोशन और इंजेक्शन ऑफ फूड में दोनों में मदद करते हैं, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि इसमें से माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, ऑप्शन है। सेकंड है इट हैज रिजिड सेल वॉल। थर्ड ऑप्शन है इट एडॉप्ट पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डी है कि ऑल इनकरेक्ट। जल्दी से आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा इन स्मॉल साइज, सही बात है, ये सही स्मॉल साइज होता है। इट हैज रिजिड सेल वॉल, हाँ इसके पास माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, इसमें से इनकरेक्ट ये निकल गया। इट एडॉप्ट पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, सही बात है। तो इसमें से जो आपका गलत आंसर हो जाएगा यानी कि बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इट हैज रिजिड सेल वॉल। ओके फ्रेंड्स, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि एम्यूबोसिस इज कॉज ड्यू टू, एम्यूबोसिस इज कॉज ड्यू टू, यानी कि एम्यूबोसिस किसके कारण होता है। ठीक है, उसका ऑप्शन है एमियोप्रोटिस यानी कि अमीबा प्रोटिस के कारण, या एंटामिबा हिस्टोलिका के कारण, या बोथ, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि एम्यूबोसिस किसके कारण होता है। इसका ऑप्शन है एम्यूबोसिस प्रोटिस, एंटामिबा हिस्टोलिका, बोथ, ऑल आर नॉट करेक्ट। जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंटामिबा हिस्टोलिका, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा, एंटामिबा हिस्टोलिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स, यानी कि लाल ज्वाला के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। यानी कि लाल ज्वार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन है गोन्यूलैक्स, यूनिडियम्स, नेक्टिलिका, नॉन ऑफ द अबोव्स। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड, यानी कि लाल ज्वारा के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो फ्रेंड इसका जो आपका आंसर हो जाएगा गोन्यूलैक्स, यूनिडियम, नेक्टिल, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि गोन्यूलैक्स, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आर्कियोबैक्टीरिया कैन थ्राइव इन एक्सट्रीमली कंडीशन बिकॉज ऑफ द, यानी कि आर्कियोबैक्टीरिया किसके कारण चरम स्थिति में भी जीवित रह सकता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट मेटाबॉलिक रिएक्शन इन देयर बॉडी, के उनके बॉडी में कंप्लीट मेटाबॉलिक रिएक्शन से कारण वो हमेशा जीवित रह सकती हैं। सेकेंड ऑप्शन है रिजिड सेल वॉल, दे हैव प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोजन इन सेल वॉल, उनके पास कठोर कोशिका भित्ति है उसके कारण वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। या डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस उसके पास है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि जो मेरा आर्कियोबैक्टीरिया है किसी भी कारण चरम स्थिति में जीवित रह सकते हैं, क्या उसके पीछे रीजन है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो कंप्लीट मेटाबॉलिक रिएक्शन ये तो नहीं होता है, रिजिड सेल वॉल इन देयर हैव प्रेजेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोजन इन सेल, सही बात है। जो आर्कियोबैक्टीरिया उसके पास रिजिड सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकोजन से बना होता है इसका सेल वॉल। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए वायरस कॉन्टेन शीट मोड ऑफ, यानी कि वायरस में किसका आवरण बना होता है। वायरस कॉन्टेन शीट मोड ऑफ, ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन का, काइटिन का, या सेलुलोज का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, हिंदी में बोल रहा हूं कि वायरस में किसका आवरण बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का आवरण, या प्रोटीन का आवरण, या सेलुलोज का, या कैटिन का। जल्दी से बताइए कि वायरस में किसका आवरण बना होता है। तो फ्रेंड्स इसमें बता रहा है कि सेलुलोज मुझे प्लांट में हो जाएगा, काइटिन आपका जो है जो कि इसमें हो जाएगा,
और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, यानी कि इसमें जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि वायरस में जो मेरा शीथ मोड ऑफ फॉर्म, यानी कि वायरस में जो लेयर बना होता है आपका न्यूक्लिक एसिड का लेयर बना होता है, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, हु प्रोवाइड दैट वायरस आर क्रिस्टलाइन लाइक स्ट्रक्चर, किसने सिद्ध किया कि वायरस क्रिस्टलाइन संरचना जैसे होते हैं? किसने सिद्ध किया कि वायरस क्रिस्टलाइन संरचना जैसे होते हैं? ऑप्शन है W.M. स्टैनली ने, M.V. वेंजनिक ने, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि किसने सिद्ध किया कि वायरस जो मेरा होता है वो क्रिस्टलाइन संरचना जैसे दिखती हैं? ऑप्शन ए या बी या सी या इनमें से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जो उसने बताया था कि W.M. ने, स्टैनली ने बताया कि जो मेरा वायरस जो मेरा है वो क्रिस्टलाइन लाइक स्ट्रक्चर का होते हैं, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि M.W. स्टैनली ने बताया था कि जो मेरा वायरस जो मोरा होता है वो क्रिस्टलाइनिक लाइक स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टलाइनिक संरचना जैसे दिखती है। ओके, सिद्ध किया था। एरिस्टोटल इज नोन एज, मतलब अरस्तु को हम किसके लिए नहीं जाने जाते हैं? एरिस्टोटल इज नोन एज, अरस्तु को हम किसके लिए नहीं जाने जाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी के लिए नहीं जानते हैं, या फादर ऑफ जूलॉजी के लिए हम नहीं जाने जाते हैं, या फादर ऑफ बॉटनी के लिए नहीं जानते, या इनमें से किसी के लिए नहीं जाने जाते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए कि अरस्तु को किसके लिए नहीं जाने जाते हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि अरस्तु ने किसका डिस्कवर किया था? ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, या कोई नहीं। तो अरस्तु को, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी को हम एरिस्टोटल, जूलॉजी, नहीं, फादर ऑफ बॉटनी को नहीं जाने, क्योंकि फादर ऑफ बॉटनी को हम थियोफ्रास्टस ने डिस्कवर किया था। तो यानी कि इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि अरस्तु को हम फादर ऑफ बॉटनी के लिए नहीं जानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी के लिए हम थियोफ्रास्टस को जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वायरस दैट इन्फेक्टेड प्लांट हैव, वायरस दैट इन्फेक्टेड प्लांट हैव, पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस में होता है, यानी कि जो पौधों को जो संक्रमित करता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि जो पौधों में जो संक्रमित करता है इसमें कौन सा डीएनए होता है या आरएनए होता है? यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन आया आपका बीएससी नर्सिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वायरस दैट इन्फेक्टेड प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जल्दी से आप लोग फ्रेंड्स आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स जो पौधों को संक्रमित करने वाला वायरस जो प्रेजेंट होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था बीएससी नर्सिंग में। पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी पेनिसिलियम हमें किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से, या पेनिसिलियम ग्रेसियोफ्लेवियम से, या पेनिसिलियम फ्यूमिगेट से, या ऑल ऑफ द अबोव्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेनिसिलियम हमें किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, हमें लगता है कि आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम से, या पेनिसिलियम ग्रेसियोफ्लेवियम से, या पेनिसिलियम फ्यूमिगेट से, या ऑल ऑफ द अबोव्स। तो हमें पेनिसिलियम जो हमें प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। पेनिसिलियम नोटेटम से हमें पेनिसिलियम प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन आ गया है। कनेक्टेड लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यानी कि पादप और तंतु जगत को जोड़ने वाली एक कड़ी है। पादप और तंतु जगत को जोड़ने वाली एक कड़ी है। कनेक्टेड लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यानी कि प्लांट और एनिमल किंगडम को एक जोड़ने वाली कड़ी है, जो एक लिंक है। किससे है? यूग्लिना से है, या वायरस है, या अमीबा है, या इनमें से ऑल ऑफ दी एबोव है, यानी सब है। प्लांट और एनिमल को जोड़ने वाली एक कड़ी होता है, उस कड़ी को हम क्या बोलते हैं?
और ये क्या होता है, इनमें से कौन है, यूग्लिना है या वायरस है या अमीबा या सभी कड़ी इनमें से हैं? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पादप और जंतु जोड़ को जो जोड़ने वाली एक कड़ी होती हैं, ये कड़ी वायरस नहीं होगा, अमीबा, ये कड़ी को हम बोलते हैं यूग्लिना, यानी कि जो कनेक्टेड लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल को जो जोड़ने वाले कड़ी होते हैं, जो किंगडम होता है, उसको हम बोलते हैं यूग्लिना, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर बैठेगा, सही बैठेगा ए, यूग्लिना होगा। ओके चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज ऑफ प्लांट, यानी कि निम्न में से कौन पौधों का वायरस जनित रोग नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज ऑफ प्लांट, निम्न में से कौन पौधों का वायरस जनित रोग नहीं है। रेड रूट ऑफ शुगर केन, टब्बाकू मोजोइक डिजीज या लीफ कलर ऑफ टमाटो। जल्दी से आप लोग बताइए कि इनमें से कौन पौधों के लिए वायरस जनित रोग नहीं है। तो टबाको मुझे क्रिएट तो होगा, वायरल लीफ कलर टमाटो को होता है। हाँ, रेड रूट ऑफ शुगर केन, यानी कि रेड रूट ऑफ शुगर केन जो होगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर आपका होगा कि जो मेरा शुगर केन का जो प्लांट होता है उसका रूट हमेशा रेड कलर का ही होता है, ये इसका डिजीज नहीं होता है, उसका ये होता ही है। तो ए विल बी द राइट आंसर आपका बैठेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज, यानी वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, वायरल बैक्टीरियम या बैक्टीरियोजेनियम, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज, इसे हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहेंगे या वायरल बैक्टीरियम कहेंगे या बैक्टीरियोमायोसिन कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज कहेंगे, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। All the heterotrophic plants are categorized under, all the heterotrophic plants are categorized under, यानी कि सभी विषमपोषी पौधों को किसके अंतर्गत में उसको वर्गित किया गया है या रखा गया है। ओके, यानी कि सभी विषमपोषी पौधों को किसके अंतर्गत वर्गित किया गया है और रखा गया है। ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी या फंगी। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी या फंगी। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि जितना भी मेरा हेटरोट्रॉफिक प्लांट है उसको किसके अंदर में उसको रखा गया है। तो फ्रेंड्स, जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स है उसको हम लोग फंगी के अंदर में रखा गया है, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर होगा। तो ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखने ही से लग रहा है कि बहुत मस्त क्वेश्चन है। Scientific grouping of organism on the basis of similarity and dissimilarity is called as, यानी कि समानता और विसमानताओं के आधार पर जो जीवों को वैज्ञानिक रूप से हम समूहीकरण करते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी कि जिस जीव को हम समानता या विसमानता के आधार पर जिसको हम लोग समूहीकरण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ये इजी क्वेश्चन है, जो कि हम किसी चीज को जब मैं समानता या असमानताओं के आधार पर उसको जब मैं बांटता हूँ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ओके, नाम देते हैं। इतना मैं आप लोगों को हिंट दे दिया, नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग किसी चीज को समानता असमानताओं को उसको हम लोग समूहीकरण कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर इसका होगा। लेकिन मैं अब समझाता हूँ, यदि हम किसी को नाम देता हूँ तो उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, इसी को यदि हम उसको ग्रुप में रखता हूँ तो उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ओके, यानी इसे सिर्फ बता रहा है कि इसको डिसिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी में इसमें बता रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो काफी इजी क्वेश्चन था बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो ए विल बी द राइट आंसर आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैठेगा। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है द प्रोटीन इज वायरस इज कॉल्ड एज, यानी कि विषाणु का प्रोटीन कहलाता है। द प्रोटीन इज वायरस इज कॉल्ड एज, विषाणु का प्रोटीन कहलाता है। कैप्सिड कहलाता है या कार्पेसोमर कहलाता है या कोर कहलाता है या ऑल ऑफ द एबोव कहेंगे। जल्दी से बताइए, जो विषाणु का जो प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं। विषाणु का जो प्रोटीन बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं या कार्पेसोमर कहते हैं या कोर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं।
ठीक है। तो जो मेरा जो विषाणु का जो मेरा प्रोटीन होता है वो मेरा कैप्सिड का बना होता है, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, प्लांट कॉन्सिस्ट ऑफ, प्लांट होते हैं, प्लांट कॉन्सिस्ट ऑफ, प्लांट होते हैं। प्लांट क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी से बताइए, प्लांट क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में पता है कि प्रोटिस्टा आता है, यूनिसेलुलर हो ही नहीं सकता है, एक एकल जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर, और हाँ प्लांट जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, यानी कि प्लांट जो मेरा होते हैं, प्लांट क्या होते हैं? प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लांट मेरा मल्टी सेलुलर होता है। एक यदि मल्टी मतलब बोला कि एक से ज्यादा सेल से मेरा बना है। ठीक है ना, जो एक सेल से बना होता है उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, जो एक से ज्यादा सेल का बना होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो प्लांट मेरा मल्टी सेलुलर हो गया, तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, वायरस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ट्रू होगा, सही में लिविंग है, या फॉल्स होगा? तो आप लोग सोच के बताइए, वायरस क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है? तो फ्रेंड्स वायरस जो मेरा होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि फॉल्स हो जाएगा, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलो मैं इसको प्रूव करता हूँ। देखो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए है क्योंकि जब तक मैं उसको, जैसे मान लो वायरस है, वायरस को मैंने, एक पॉलीथीन वायरस को मैंने बांध के मैं कहीं घर के कोने में रख दिया, तो अपने लाखों हजारों साल तक वहाँ पे पड़े रहेंगे। ठीक है, यही वायरस को यदि हम किसी लिविंग पर्सन में डाल देंगे तो वायरस लिविंग हो जाएगा। यानी कि इससे पहले नॉन लिविंग था, लेकिन मैं उसको जब कोई लिविंग पर्सन में डाल दिए तो वो लिविंग हो जाएगा, इससे पूरे फैल जाएगा वायरस, यानी कि एक से दूसरे पर्सन में फैलेगा, ऐसे करके फैलता है। तो इसीलिए मेरा वायरस जो मेरा होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। उसको लिविंग में डालेंगे तब वो लिविंग कहलाता है। ठीक है, यदि मैं उसको लिविंग में डालूंगा तभी कहलाएगा। यदि मैं उसको कहीं पे रखा हूँ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वायरस में जो होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे मान लो आप लोगों को देखा होगा, जैसे कोरोना वायरस हुआ था। ठीक है, तो कोरोना वायरस से पहले कहीं रखा होगा, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब उसको किया तो वह किसी लिविंग पर्सन में डाला तभी वो वायरस फैला। ठीक है, तो वही है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेल वॉल इन द फंगी मेड ऑफ, यानी कि कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल वॉल इन फंगी मेड ऑफ कैटिन की बनी होती है, या सेलुलोज की बनी होती है, या प्रोटीन का बनी होती है, या इनमें से किसी का बने ही नहीं होती है? यानी कि कवक में जो मेरा होता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन्स का तो पता ही आपको, को बैक्टीरिया में होता है, सेलुलोज यानी कि प्लांट में सेलुलोज का सेल वॉल बनी होती है। तो कैटिन का जो मेरा होता है भाई, कवक में आपका कैटिन का सेल वॉल बना होता है, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सेल वॉल इन फंगी मेड ऑफ कैटिन। ओके, यानी कि कैटिन का सेल वॉल कवक में बना होता है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इन आर एच विटिकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिज्म आर ग्रुपेड अंडर। फिर से बोल रहा हूँ, इन आर एच विटिकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुपेड अंडर, यानी कि विटिकर के 5 जगत वर्गीकरण में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? विटिकर के 5 जगत वर्गीकरण में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? 5 किंगडम दिया था आर एच विटिकर ने, मोनेरा, प्लांटी, फंगी, एनिमल या प्रोटिस्टा। तो इसमें बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक को किसके अंतर्गत इसमें वर्गीकृत किया गया है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि मोनेरा में क्या गया, या प्रोटिस्टा में, या फंगी में, या एनिमिलिया में आर एच विटिकर ने ये जो प्रोकैरियोटिक को जो क्लासीफाई किया गया किस ग्रुप के अंदर। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेरा लग रहा है आंसर जो हो जाएगा आपका, इसमें जो आंसर लग रहा है मुझे मोनेरा को हो जाएगा, यानी कि ए, यानी कि मोनेरा जो है ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसको क्लासीफाई इस ग्रुप में रखा गया मोनेरा को। ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच अमंग द फ्लोइंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से किसके परमाणु झिल्ली नहीं होती हैं? विच अमंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें से किसका परमाणु झिल्ली नहीं होता है? मोनेरा में नहीं होता है, या प्रोटिस्टा में नहीं होता है, या दोनों में नहीं होता है, या इनमें से किसी का नहीं? निम्नलिखित में से किसका परमाणु झिल्ली नहीं होता है?
जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से किसका परमाणु झिल्ली नहीं होता है। तो फ्रेंड्स जो इसमें जो हो जाएगा आपका मोनेरा का आपका परमाणु झिल्ली नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा को नहीं होता है, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है क्लाइडोमोनास इज ग्रुपेड अंडर, यानी कि क्लाइडोमोनास को किस ग्रुप के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था क्लासिफिकेशन, उसी को बोलते हैं वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकृत। तो क्लाइडोमोनास को किसके ग्रुप के अंदर उसको हम वर्गीकृत किया गया है, मोनेरा ग्रुप के या एनिमिलिया ग्रुप के या प्रोटिस्टा ग्रुप के या प्लांटी ग्रुप के। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि क्लाइडोमोनास है उसको किस ग्रुप के अंतर्गत उसको वर्गीकृत किया गया है। ओके, मोनेरा ग्रुप होगा या एनिमिलिया होगा या प्रोटिस्टा होगा या प्लांटी होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा क्लाइडोमोनास इज ग्रुप अंडर, यानी कि ये मेरा हो जाएगा प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर उसको मैं वर्गीकृत किया गया किसको, तो क्लाइडोमोनास को, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्यूचर नर्सो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे फ्यूचर नर्सो ये क्वेश्चन है इन विटिकर से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज अंडर। जो मेरा महान साइंटिस्ट विटिकर साहब जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज अंडर, यानी कि विटिकर साहब जो थे 5 जगत वर्गीकरण में सभी एक कोशिकीय जीवों को किसके अंतर्गत या वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो मेरा महान साइंटिस्ट आज विटिकर साहब जो थे वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन में दिया है प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमिलिया, प्लांटी। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि जितना भी मेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, जो मेरा महान साइंटिस्ट विटिकर साहब जो थे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसके अंतर्गत उसको वर्गीकृत किया गया था। तो मेरे फ्यूचर नर्स तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि मोनेरा, जितना भी मेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था उसको मोनेरा का अंतर्गत उसको वर्गीकृत किया गया था। बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे नर्सों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरा क्या है कि लीनियस क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू, यानी कि लीनियस ने जीवों को वर्गीकृत किया था, कितने वर्गीकृत दिया था। कार्ल लीनियस जो महान साइंटिस्ट है वो कितना क्लासिफिकेशन किया था, कितने। तो वही बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक या मोनेरा या प्रोटिस्टा या बैक्टीरिया या नॉन बैक्टीरिया या प्लांटी एंड एनिमिलिया, जो मेरा महान साइंटिस्ट कार्ल लीनियस साहब ने थे वो कितना क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, वही हमको बताना है। जैसे 5 दिया था आरएसबीटी का सामने दिया था, वही कार्ल लीनियस ने मेरा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो इसमें किस किस का नाम आता है, प्लांट का आता है या बैक्टीरिया का या यूकैरियोटिक का या प्रोटिस्टा का। ठीक है, तो वही हमको दोनों का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स जो मेरा कार्ल लीनियस साहब जो थे वो मेरा प्लांटी और एनिमिलिया का क्लासिफिकेशन वर्गीकृत किया गया था, यानी कि 2 किंगडम था प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन है लीनियस क्लासिफाई अमीबा अंडर, यानी कि लीनियस ने अमीबा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है। यानी कि जो मेरा कार्ल लीनियस साइंटिस्ट थे जो अमीबा को किसके अंदर उसको वर्गीकृत किया गया है अंतर्गत, तो प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, मोनेरा या प्लांटी। देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है इस पे, इसमें से शायद एक क्वेश्चन आएगा। लीनियस क्लासिफाई अमीबा अंडर, लीनियस ने अमीबा को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। तो मेरे फ्यूचर नर्सों इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रोटिस्टा के अंतर्गत या एनिमिलिया के अंतर्गत या मोनेरा के अंतर्गत या प्लांटी के अंतर्गत। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मेरा फ्यूचर नर्स इसका जो आंसर हो जाएगा, जो लीनियस साहब जो थे वो अमीबा को एनिमिलिया का अंतर्गत उसको वर्गीकृत किया गया था, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि बी आपका एनिमिलिया हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ध्यान से पढ़ेगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। फर्स्ट ऑप्शन है एरिस्टोटल क्लासीफाई इज ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। नहीं, अरस्तु ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं किया था, ये आपका क्या था, आर्चबिटी का सेंटर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट बता रहा है कि एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन इन क्लासिफाइंग एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी कि अरस्तु के वर्गीकरण ने प्रत्येक जीवों को वर्गीकृत करने में मदद की। ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन चलो, इट डिडेंट कंसीडर द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसने जीव को कोशिका संरचना पर विचार नहीं किया। ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, लास्ट मेरा क्या है, ऑल ऑफ द करेक्ट। इसमें क्या पूछा था मुझे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इनमें से कौन सही है। तो मेरा स्टेटमेंट सही कौन था, स्टेटमेंट बी, यानी कि एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन इन क्लासिफाइंग एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी कि अरस्तु जो थे मेरा, वो एवरी ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन करने में वो मदद किया था। तो मेरा बी स्टेटमेंट जो है वो 100% राइट हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा 2-3 बार पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है मेरा, आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन कॉन्टेन। जो मेरा महान साइंटिस्ट है आर.एच. व्हिटेकर साहब ने कितने क्लासिफिकेशन दिए थे, 2, 4, 5, 3। तो फ्रेंड्स जो मेरा महान साइंटिस्ट आर.एच. व्हिटेकर जो थे, मेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्टिस्ट आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिए थे, प्लांटी मिला, प्रोटिस्टा, फंगी। ओके चलो, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है मेरा, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज बेस्ड ऑन। अरस्तु के पौधों का वर्गीकरण किस पर आधारित थे। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज बेस्ड ऑन, अरस्तु के पौधों का वर्गीकरण किस पर आधारित थे, साइज पे, या टाइप्स ऑफ रूट दे हैव, उनकी जड़ों पर, या फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग पर। ओके, यानी कि फूलों और या गैर फूलों वाले पौधों पर। तो अरस्तु जो साइंटिस्ट थे मेरा, इसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पर थे, किसके आधारित थे। तो मेरा जो एरिस्टोटल का जो मेरा क्लासिफिकेशन थे वो साइज के आधार पर दिए गए थे, यानी कि साइज क्या है, शेप क्या है। ओके, तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इन चैप्टर हो गया फ्रेंड्स, इन चैप्टर बाय ऑल फ्यूचर नर्स लिख दिया उस पर। तो मेरा आज का क्वेश्चन डन हो गया है। जितना भी मेरा क्वेश्चन आज करा रहा हूँ 11th बायोलॉजी का एमसीक्यू, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशंस का, तो जितना भी मेरा फ्यूचर नर्स है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और इसमें से 2-3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, उस टॉपिक से या उस पे रिलेटेड आएगा ही क्वेश्चन। तो तब तक के लिए बाय नर्स हो, बाय फ्यूचर नर्स हो, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहना। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ओके।